हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। साथियों, आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए 12th के केमिस्ट्री के टॉप वीवीआई एमवीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। साथियों, ये लघु उत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है, क्योंकि साथियों ऐसे ये 12 से 13 सवाल इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए, जो लगभग 18 से 19 बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे साथियों। आज की सवाल सिर्फ आपके सॉलिड स्टेट से उठाए गए हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 से है। साथियों, जो भी सवाल आज के दिन आज की इस क्लास में कराया जाएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा 2024 के लिए, क्योंकि ये सवाल 100 to 10% आपके एग्जाम में टकराएंगे। ये स्टडी विथ रवि का वादा है। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों को पास अपने जितने भी ग्रुप है सभी ग्रुप में एक बार शेयर कर दे। और साथियों, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। फटाफट से लाइव क्लास को शेयर कर देंगे सभी स्टूडेंटों को पास। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। फटाफट से सभी लोग एक बार फिर से शेयर कर देंगे और लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे। चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था से आता हुआ आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। कहता है, पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है साथियों कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत का चालक होता है, परंतु ठोस अवस्था में नहीं। व्याख्या कीजिए। साथियों, आपको बता दी ये सवाल आपके एग्जाम में इतने बार पूछा गया है, न जाने कितने बार पूछा गया है। अगर आप लोग को विश्वास नहीं होता तो आप लोग पिछले पीवाईक्यू उठा के देख सकते हैं, वहां ये सवाल आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। ऐसा क्यों होता है कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में क्या हो जाता है, विद्युत का चालक हो जाता है, लेकिन ठोस अवस्था में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब आप नमक को देखते हैं तो सबसे पहले आपको उसी पर ध्यान जाता है कि नमक में ऐसा क्यों होता है। जब वो ठोस अवस्था में रहता है तो बिल्कुल विद्युत का चालक नहीं करता, लेकिन जब वो गलित अवस्था में चला जाता है तो विद्युत का सुचालक बन जाता है। ऐसा क्यों? यही सवाल आपसे पूछा गया है कि आयनिक ठोस, नमक भी एक प्रकार का आयनिक ठोस है, जो गलित अवस्था में तो विद्युत का चालक होता है, लेकिन ठोस अवस्था में इसका नहीं होता। तो व्याख्या कीजिए। कहता है ये सवाल आपके 2 नंबर में पूछे जाएंगे और इतना अगर आप लिख देते हैं तो 2 नंबर आपके एग्जाम में पक्का मिल जाएगा। चलिए इसका आंसर जानते हैं। कहता है साथियों कि आयनिक ठोस में वैद्युत चालकता आयनों की गति के कारण होता है। ध्यान दीजिए, कहता है आयनिक ठोस में वैद्युत चालकता आयनों की गति के कारण होता है। चूंकि ठोस अवस्था में आयनिक गतिशीलता नगण्य होती है और इस अवस्था में चालक नहीं होते, गलाने पर उपस्थित आयनों में कुछ गतिशीलता आ जाती है, अतः आयनिक ठोस गलित अवस्था में चालन बन जाते हैं, चालक बन जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे हम NaCl की व्याख्या करते हैं, NaCl जिसे आप नमक कहते हैं, जब आप इसे तोड़ते हैं तो ये क्या होता है, Na प्लस बन जाता है और Cl माइनस बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो जब आप इसे तोड़ते हैं और जब पानी में तोड़ते हैं तो क्या होता है, Na इधर की ओर प्रभावित होने लगता है और Cl इधर की ओर। तो ये क्या हो जाता है, जब तोड़ने पर क्या होता है, गलित अवस्था में चालन हो जाता है, यानी विद्युत का चालक बन जाता है। तो एक बार फिर से आप लोग देखेंगे ध्यान से। कहता है कि आयनिक ठोस में विद्युत चालकता आयनों की गति के कारण होता है। जैसा कि हमने बताया कि प्लस आयन और माइनस आयन की गति के कारण होता है, मूवमेंट के कारण होता है। चूंकि ठोस अवस्था में आयनिक गतिशीलता नगण्य होती है। ठोस अवस्था में आयनिक गतिशीलता तो होती है लेकिन नगण्य होती है। नगण्य कहने का मतलब होता ही नहीं है, ऐसे आप कह सकते हैं। इस अवस्था में चालक नहीं होते, गलाने पर उपस्थित आयनों में कुछ गतिशीलता आ जाती है, अतः आयनिक ठोस गलित अवस्था में चालक बन जाते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ जाए। तो ये सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है और चाहे तो आप 2024 के लिए साथियों आप इसे एमवीवीआई कर सकते हैं। बिल्कुल मैं नहीं रुकूंगा कि आप इसे एमवीवीआई न करें, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में हो सके तो ऑब्जेक्टिव, जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में बना के पूछ दे। ये निश्चित रूप से ये सवाल आपसे सब्जेक्टिव के 2 नंबर में पूछा जाएगा।
तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इतना अगर आप लिख देते हैं, आशा करता हूं कि हमने जो एग्जाम्पल से समझाया है वो पूरी तरह से आपको दिमाग में बैठ गया होगा और उतना आप लिख के जरूर आ जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। साथियों दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से आप लोग देखेंगे, पूरी सवाल आपको समझ में एकदम आएगी 100 to 10%। घबराने की जरूरत नहीं है, लास्ट तक आप लोग बने रहे। जितने भी 12 या 13 सवाल है सभी आज हम करके जाएंगे। तो फटाफट से एक बार आप लोग शेयर कर देंगे ताकि मजा आ जाए क्लास में, सभी को साथ में बुला ले ताकि उनका भी कल्याण हो सके। तो चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। कहता है कि ठोस प्राय असंपीड्य यानी इनकॉम्प्रेसिबल क्यों होता है। कहने का मतलब ये अगर कोई ठोस है, ठोस लोहा मान लीजिए, ये ठोस लोहा है, अगर इसे आप दबाएंगे हाथ से दोनों तरफ से फोर्स लगा के इसे अगर दबाना चाहे तो ये नहीं दबता। तो हिंदी में इसे कहते हैं असंपीड्य, इंग्लिश में कहते हैं इनकॉम्प्रेसिबल। क्यों होता है ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर कहता है कि ठोस, उत्तर में लिखेंगे कि ठोस के अवयवी कण इतने निविड़ संकुलित निकटता से बंधे होते हैं। निविड़ संकुलित कहने का मतलब निकटता से बंधे होते हैं कि दाब लगाने पर ये और निकट नहीं आते। इस प्रकार ठोस प्राय असंपीड्य होते हैं। आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। ये मान लीजिए कोई ठोस है बिल्कुल, लेकिन ये ठोस कभी ना कभी इतने इतने कणों से मिलकर बना है। जी हाँ बिल्कुल, इतने इतने छोटे छोटे कणों को जब आप मिलाए हैं तो इस प्रकार का ठोस बना है। और इस ठोस में हुआ क्या है, ये कण है ये इतने नजदीक में आ गया है साथियों। ये जो कण है, थोड़ा हम बड़ा बना के दिखाते हैं, ये जो कण है ये इतने नजदीक आ गए हैं कि अगर आप इस पर अब दबाव डालेंगे तो और नजदीक नहीं आएगा, इतने ज्यादा नजदीक आ गए हैं। इसीलिए क्या होता है, ठोस निविड़ संकुलित होते हैं, निकटता से बंधे होते हैं, और जब इस पर आप दाब लगाएंगे तो ये और निकट नहीं आते। इसी प्रकार ठोस प्राय असंपीड्य होते हैं। तो ये आपको पूरी तरह से ये सवाल क्लियर होगा। चाहे तो एक फ्रेम में ये सवाल आ रहा है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने, जी हाँ, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर चैनल का नाम बिल्कुल लिख दे रहा हूँ। तो ये सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल को समझते हैं। तीसरा नंबर सवाल केमिस्ट्री की इस धाकर क्लास में आपका स्वागत है। तीसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। कहता है, तीसरा नंबर सवाल को समझिए। कहता है साथियों कि एक क्रिस्टल में एफ केंद्र क्या है। ये सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और एफ केंद्र से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी सवाल बनता है। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव के सवाल भी आपके एग्जाम में एफ केंद्र से बहुत बार पूछा गया है। जैसा कि आपको विश्वास न हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एक क्रिस्टल में एफ केंद्र आखिर होता क्या है, एफ केंद्र का क्या फंडा है। तो चलिए देखते हैं। उत्तर में लिखेंगे साथियों कि जब क्षारीय हाइलाइड, जी हाँ, अम्लीय, क्षारीय, ये सभी उदासीन जो होते हैं, 3 प्रकार का हाइलाइड होता है। ये पूरी तरह से आप लोग पढ़ लिए होइएगा। तो चलिए जानते हैं। कहता है कि जब क्षारीय हाइलाइड को क्षारीय धातु वाष्प के वायुमंडल में गर्म किया जाता है, किसके वायुमंडल में, वाष्प के वायुमंडल में जब इसे गर्म किया जाता है तो हाइलाइड ऋणायन धातु की सतह पर, ध्यान देंगे, हाइलाइड जो होता है वो ऋणायन धातु की सतह पर आकार क्षारीय धातु परमाणुओं में संयुक्त हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन ऋणायन रिक्तियों में विसरित होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो ऋणायन रिक्तियों को घेरते हैं एफ केंद्र कहलाते हैं। साथियों एक धनायन नोड होता है और एक ऋणायन होता है, ये आपको पूरी तरह से पता होगा। जो धनायन और ऋणायन होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, क्षारीय हाइलाइड ऋणायन धातु की सतह पर क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं और आकार क्षारीय धातु परमाणुओं में संयुक्त हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ऋणायन रिक्तियों में विसरित हो जाते हैं। विसरित कहने का मतलब बिखर जाते हैं, चलने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन जो ऋणायन रिक्तियों को घेरते हैं, जब वो विसरित होके यहाँ पर जो ये इसका वर्तन होता है और इसमें जब इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं और पूरे घेर लेते हैं तो एफ केंद्र हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, एफ केंद्र कहा जाता है। तो ये सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए सवाल आपको
पूरी तरह से क्लियर है। ये मैं आशा करता हूँ आप लोग लास्ट तक क्लास में बने रहेंगे, ये भी पूरी उम्मीद है। चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, और ये भी सवाल आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है, क्योंकि ये सवाल, जितने भी सवाल 12-13 है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 4 नंबर सवाल को जानते हैं, आखिर कहता क्या है। कहता है कि क्रिस्टलेटिक तथा यूनिट सेल में अंतर बताइए। तो क्रिस्टलेटिक तथा यूनिट सेल में आखिर अंतर क्या है, वो आप जान ले इस सवाल के माध्यम से। ये सवाल आपके एग्जाम 2024 में कम ही उम्मीद इस सवाल से किया जा सकता है, क्योंकि लैंग्वेज इस सवाल का कुछ अलग टाइप का है, इसलिए सवाल आपके बिहार बोर्ड के जो क्वेश्चन सेट करते हैं उसके माइंड पे नहीं आता है। और जो हमने 3 सवाल अभी तक करा चुके हैं वो सवाल आपके लिए लाभदायक हो सकता है, 100 to 10% हो सकता है। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। कहता है इस सवाल में कि क्रिस्टल लैटिस में 3 डायमेंशन में निश्चित ज्यामिति होती है। 3D आकृति कहने का मतलब इसका है 3D आकृति होती है। इस प्रकार को जो आप 3D आकृति देखते हैं वही इसके क्वेश्चंस के माध्यम से कह रहा है कि इस क्रिस्टल के लैटिस में 3 डायमेंशन में निश्चित ज्यामिति होती है। यूनिट सेल एक छोटा इकाई होता है। जब इसे रिपीट किया जाता है तो एक नया क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। कहने का मतलब जो हम क्रिस्टल का एग्जाम्पल समझा है पिछले क्वेश्चंस में, छोटे छोटे क्या होता है, लैटिस होता है, इकाई होता है, और जब इकाई आपस में मिल जाता है तो ये क्या नया क्रिस्टल लैटिस बना लेता है, जो ये प्रोडक्ट निकलता है वो होता है। तो ये सवाल आप छोड़ भी सकते हैं, ये हाईलाइट में नहीं डाल सकते हैं। ये पूछा गया है, 1 से 2 बार ये सवाल पूछा गया था, इसलिए हमने ये सवाल को आपके सामने रख दिया है। तो ये सवाल भी आपको पूरी तरह से क्लियर होगा, और सवाल कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर सवाल आपके एग्जाम के सामने, आपके एग्जाम के नजरों से, दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 नंबर ये सवाल, क्योंकि ये भी सवाल बहुत बार रिपीट किया गया है और शायद 2024 में रिपीट कर सके। तो चलिए 5वां नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, और ये सवाल को हम लिखेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, अपने माइंड में हमेशा के लिए उतारेंगे कैसे। तो कहता है कि एक क्रिस्टल में नॉन साइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन साइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहने का मतलब, डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, कमी होता है। डिफेक्ट का मतलब कमी होता है, क्या है नॉन साइटोमेट्रिक डिफेक्ट, कमी क्या है ये आपको बताना है। चलिए इसका आंसर जानते हैं। आंसर में क्या है कि धातु आयनों की अधिकता या धातु आयनों की न्यूनता। कहने का मतलब किसी धातु में आयनों की अधिकता हो गई यानी ज्यादा हो गया, या किसी धातु आयन में आयनों की कमी हो गई के आधार पर नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष 2 प्रकार के होते हैं। किसी में बढ़ जाएगा, प्लस आयन किसी में बढ़ गया, माइनस आयन किसी में कम हो गया। इस लाइन के कहने का मतलब सिर्फ इतना है, और इस आधार पर 2 प्रकार का नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष उत्पन्न हो गया। पहला को देखें तो पहला कहता है आपके स्क्रीन के सामने, ये कहता है कि धातु अधिक्य दोष। धातु अधिक्य दोष, इस दोष में धातु धनायनों की संख्या अधिक हो जाती है। 2 प्रकार था, और 2 प्रकार में पहला प्रकार है धातु अधिक्य दोष। पहले आप इसको पूरी तरह से समझेंगे। तो धातु अधिक्य दोष में क्या होता है, धनायन जो होता है वो बढ़ जाता है। सिर्फ इतना सा फंडा है, ये आप याद रखिए, धनायन की संख्या बढ़ जाती है। धातु न्यूनता दोष, न्यूनता की बात जब भी आएगी तो इस प्रकार के दोष में एक धनायन जालक में अपने स्थान पर अनुपस्थित रहता है। जब अनुपस्थित रहता है कहने का मतलब ऋणायन नहीं घटा, प्लस ही घट गया, और प्लस घट गया तो इसे अब क्या ऋणायन कहते हैं, यानी न्यूनता कहते हैं। घट गया यानी न्यूनता हो गया, अनुपस्थित है। मान लीजिए ये कोई संरचना है, ये कोई संरचना है मान लीजिए, और यहां से ये उठ के भाग गया तो यहाँ पर क्या हो गया, रिक्तिका उत्पन्न हो गया। इसी को क्या कहते हैं, धातु न्यूनता यानी कमी हो गया। तो ये सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। 2 लाइन में 2 पॉइंट लिखकर लिखना है इस सवाल को इसी प्रकार, तब आपको इस सवाल में 2 नंबर पक्के पक्के दिए जाएंगे। थोड़ा लंबा बिल्कुल होता है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप इसे पूरी तरह से समझ जाते हैं एग्जाम्पल से, तो आपको माइंड में पूरी तरह से ये सवाल फिट हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं।
6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आता हुआ 6ठा नंबर सवाल ये रहा, कहता है कि n प्रकार के अर्धचालक का उदाहरण दे। n प्रकार के अर्धचालक का उदाहरण दे। ये सवाल आपके सेमीकंडक्टर यह अर्धचालक चैप्टर से भी उठाया जा सकता है और सॉलिड स्टेट के चैप्टर से भी उठाया जा सकता है, इसलिए आप इसे चाहे तो स्टार मार्क दे सकते हैं, क्योंकि ये 100% उम्मीद इस सवाल से की जा सकती है कि ये सवाल आएंगे, क्योंकि डबल वेटेज रखता है, 2 चैप्टर के वेटेज है इस सवाल में। तो कहेंगे कि इन प्रकार के अर्धचालक का उदाहरण दे, तो सिंपल सी बात आपको याद रखना है। याद क्या रखना है सर? सिलिकॉन तथा फास्फोरस और आर्सेनिक से अपमिश्रित जर्मेनियम पोटेशियम फास्फोरस आर्सेनिक से अपमिश्रित आदि n प्रकार के अर्धचालक है। कहने का मतलब अगर कोई चालक है और वो पूरी तरह से चालक नहीं है, अचालक मानिए, और जब इसमें सिलिकॉन मिलाया जाता है, फास्फोरस और आर्सेनिक मिलाया जाता है, ये थोड़ा थोड़ा चालन करने लगते हैं, यानी अर्धचालक हो जाते हैं। और जब इसमें अपमिश्रित किया जाता है, जैसे जर्मेनियम पोटेशियम आर्सेनिक, जब इसमें अपमिश्रित कहने का मतलब मिलाया जाता है, तो ये n प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। तो इस प्रकार इसे याद रख सकते हैं, और चाहे तो आप इस सवाल को अगर 2 नंबर में याद नहीं रखना चाहते हैं तो इतना जरूर याद रखें, सिलिकॉन फास्फोरस आर्सेनिक जर्मेनियम पोटेशियम और आर्सेनिक, ये 6 पॉइंट क्या है, एक प्रकार का अर्धचालक है। इसे आप याद कर ले बिल्कुल। और किस प्रकार का अर्धचालक है, पी टाइप या एन टाइप, 2 प्रश्न आपके सामने आएंगे, पी टाइप या एन टाइप, तो एन प्रकार का अर्धचालक है। तो चलिए, और ये क्या है, ये पी प्रकार का, ये तीनों पी प्रकार का है, ये दोनों क्या है, एन प्रकार की, सॉरी पी प्रकार का ये नहीं है, सभी के सभी 6 का 6 एन प्रकार का अर्धचालक है। किस प्रकार का है, एन प्रकार का है। तो इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में एक सवाल इससे निश्चित रूप से पूछा जाता है, जो कि पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। एक सवाल, कभी कभी तो 2 सवाल भी चैप्टर से मिला के आपसे पूछ दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे सवाल अगर आप कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा वादा है साथियों। तो स्टडी विद रवि के साथ आप लोग बने रहेंगे, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे, और लास्ट में कमेंट जरूर करेंगे कि आज का क्लास कैसा लगा। शायद अभी बहुत सारे क्वेश्चंस है, अभी 7 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने आना बाकी है, तो लास्ट तक आप लोग बने रहें। चलिए 7वां नंबर सवाल को देखते हैं। 7वां नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कहता है कि प्रतिचुंबकत्व का क्या कारण है। जी हाँ दोस्तों, प्रतिचुंबकत्व का क्या कारण है, यानी प्रतिचुंबकत्व जो होती है उसका कारण क्या है, ये आपको बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे कि प्रतिचुंबकत्व, 1 मिनट, यहां लिखेंगे कि प्रतिचुंबकत्व ऑर्बिटल में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किस कारण, ऑर्बिटल इस प्रकार का ऑर्बिटल होता है, आप लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। तो प्रतिचुंबकत्व ऑर्बिटल में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित कहने का मतलब इस प्रकार से, युग्मित डबल लेयर, इस प्रकार, ये अयुग्मित होता है, अगर 2 रहे तो ये क्या, युग्मित होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। युग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। निरस्त कहने का मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, काट देते हैं, जिसके कारण वे चुंबकीय गुण खो देते हैं। इतना आप याद रखिए, तो ये सवाल आपके लिए हलवा बन जाएगा, और इस पर आप फोकस रखेंगे। इस पर अगर फोकस रख लेते हैं आप, तो पूरी तरह से ये सवाल आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, आशा करते हैं ये भी सवाल आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार आप फिर से दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, ताकि आपको डायरेक्टली दिमाग में घुस जाए, और दोबारा इसे नोट्स बनाने का, या नोट्स तो जरूर आप बनाएं, अच्छा रहेगा। और नोट्स बनाने के लिए अगर नहीं चाहते हैं तो 2 बार वीडियो को जरूर देख ले, पूरी की पूरी आपको दिमाग में सेट हो जाएगा ये सवाल। चलिए 8 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है कि यूरिया का गलनांक तीक्ष्ण, तीक्ष्ण कहने का मतलब शार्प, और एक शार्प का मतलब चालाक होता है, इसे आप याद रखिए। तो यूरिया का गलनांक तीक्ष्ण होता है, परंतु कांच का नहीं, व्याख्या कीजिए। क्यों, ऐसा क्यों होता है, यूरिया का गलनांक तीक्ष्ण होता है परंतु कांच का नहीं, व्याख्या कीजिए। ये भी सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है।
जी हाँ दोस्तों, ये भी सवाल आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा वांटेड सवाल है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर आखिर होगा क्या। तो यहाँ पे 8 नंबर सवाल का उत्तर में लिखेंगे कि यूरिया एक क्रिस्टलीय ठोस है। सबसे पहले तो यही लिखेंगे, यूरिया एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है और इसका गलनांक तीक्ष्ण होता है। सिर्फ उसी को रिपीट कर देना है और हेडिंग में आपको लिख देना है कि यूरिया एक क्रिस्टलीय ठोस है, उसका गलनांक तीक्ष्ण होता है। दूसरी ओर ऐसे ही लिखेंगे, दूसरी ओर कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। ये तो आपको जनरल नॉलेज की सवाल है। कांच एक अक्रिस्टलीय होता है तो आणविक ठोस है और इसका गलनांक तीक्ष्ण नहीं होता। जी दोस्तों, जितना लाइनें आपको क्वेश्चंस में दिया गया है उसी में कुछ फेर बदल करके इस सवाल को अगर आप लिख देते हैं तो ये सवाल में आपको पूरे 2 नंबर दिए जाएंगे। जी हाँ, ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट ने लिख किया था और हमें बोला था कि सर ऐसे लिखने पे पूरे मार्क्स बिहार बोर्ड में दिए जाते हैं। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, 2024 आपका रहेगा क्योंकि आप जुड़े हैं स्टडी विथ रवि के साथ। तो निश्चित रूप से रिजल्ट 90% आएंगे ही आएंगे। तो चलिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आगे बढ़ूं तो अगला सवाल 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। कहता है कि वर्ग निविड संकुलित परत में एक अणु की द्विविमीय उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है, चाहे तो आप सॉलिड स्टेट के चैप्टर से देख सकते हैं या इस जितने भी सवाल आपके सामने आज के उठाए गए हैं सभी एनसीईआरटी से है, तो आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ा कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कहता है कि द्विविमीय वर्ग निविड संकुलित परत में कोई विशेष अणु 4 अणुओं के संपर्क में होते हैं। 4 अणु कहने का मतलब यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे 1 2 3 4, और ये जो विशेष अणु है इस 4 अणु के संपर्क में है, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा। अतः अणु के उप सहसंयोजक संख्या 4 होते हैं, यानी बीच वाला जितने से जुड़ा होगा उसका उप सहसंयोजक कहलाएगा। ये क्या होगा, ये चारों के चारों क्या है, उप सहसंयोजक है। क्या है, उप सहसंयोजक है। इसे आप याद कर लेंगे। तो ये सवाल लल्लू सा है, इसे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको कुछ करना नहीं है साथियों, मैं आपसे कुछ मनी नहीं मांग रहा हूँ, पैसे नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ आपसे 2 ही चीज मांग रहा हूँ साथियों। एक बार सब्सक्राइब और सपोर्ट, 1 लाइक 1 शेयर, इतना अगर आप कर देते हैं तो आपका वाला हो जाएगा और सभी को आपकी एग्जाम के लिए दुआ मिल जाएगा कि आप लोग 90% जरूर लाए। इतना सिर्फ कर देना है हमारे लिए। हमने भी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है ताकि हम चैनल को प्रमोट करा सके। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी आपको करना है, प्रमोट कराना है या नहीं सब आप ही के हाथ में है। आप शेयर करते हैं या नहीं सब आपकी इच्छा के अनुसार। चलिए 10वां नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। कहता है कि सीसीपी तथा एचसीपी संरचनाओं में कोई व्यवस्था संबंधित अंतर नहीं होता, समझाइए। सीसीपी और एचसीपी 2 प्रकार की क्रिस्टल होते हैं और इस संरचना में कोई व्यवस्था संबंध अंतर नहीं होता। व्यवस्था संबंध अंतर कहने का मतलब अगर इस व्यवस्था में क्रिस्टल सजा हुआ है तो दोनों में इसी व्यवस्था में सजा हुआ रहता है। ऐसा क्यों होता है ये आपको समझाना है। तो उत्तर में सिर्फ लिखना है आपको कि सीसीपी एचईपी संरचना में कोई अंतर नहीं होता। इन संरचनाओं में गोले उपलब्ध स्थान का 74% स्थान घेरता है। जहाँ एफसीसी जो होता है ये भी क्या करता है साथियों, 74% स्थान क्या करता है, घेरता है, और 26% क्या होता है, खाली रहता है। ये भी सवाल आपके एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों संरचनाओं में प्रत्येक गोलों की उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है, 12 होती है। एफसीसी में जो संरचना होती है ये 12 उप सहसंयोजक संख्या से क्या होती है, आपस में कनेक्टिंग होती है। इस प्रकार ये अगर उप सहसंयोजक संख्या का एफसीसी है तो ये 12 कोनों से जुड़ा हुआ रहता है। सिंपल सी भाषा में आप इसे समझे तो इसी प्रकार आपको समझाया जा सकता है। तो ये सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये सवाल अगर क्लियर है तो यस लिखेंगे, नो तो नो लिखेंगे, ताकि मैं दोबारा से समझा सकूं। जी हाँ, सभी का यस आ रहा है। अगर जिनका नो आ रहा है 1-2 बच्चे का, वो रिपीट करके देख लेंगे साथियों, ताकि आपका क्लास डबल ना हो और आप
फिर से अगर देख लेते हैं तो आपको पूरी तरह से ये सवाल समझ में आ जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है कि सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमांक सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमांक सोडियम से ज्यादा है क्यों। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है NaCl और इसका Na से ज्यादा होता है, ऐसा क्यों। तो कहता है कि NaCl एक आयनिक ठोस है। सबसे पहले तो आपको ये लिख देना है ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपको कुछ आता है, आप कुछ डीपली पढ़े हुए हैं। तो NaCl एक आयनिक ठोस है जिसमें Na+ और Cl हो जाएगा साथियों। Cl के बीच मजबूत बल लगा होता है, इसीलिए ठोस अवस्था में नमक होता है। लेकिन सोडियम एक ठोस धातु है, इसमें आकर्षण बल नहीं लगता। सोडियम अगर सिंगल अवस्था में है तो एक प्रकार का धातु है, लेकिन NaCl एक प्रकार का आयनिक ठोस है। कितना डिफरेंट है ये आप ध्यान से देखें। इसलिए NaCl एक द्रव्यमांक सोडियम से ज्यादा होता है। इतना ही आपको लिखना है और आपको 2 नंबर पक्के पक्के मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 2 नंबर आपके एग्जाम के लिए ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पूरी तरह से ये सवाल समझ में आ गया होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कहता है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। ये सवाल को आप चाहे तो जितना स्टार मार्क दे सकते हैं दे दे, क्योंकि ये सवाल आपके 2019 के एग्जाम, 2022 के एग्जाम और तो और 2016 के एग्जाम और 17 के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है और भी बहुत बार ये सवाल आपसे पूछा गया है, जिसका मैं डिटेल्स नहीं निकाल सका। साथियों इतने बार ये सवाल पूछा गया, मुझे लगा कि ये सवाल आपके सामने आना जरूरी है। तो कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, आपको ये समझाना था। तो चलिए उत्तर में जानते हैं क्यों कहा जाता है। कहता है कि ठोस होने पर, जी हाँ, ठोस होने पर भी कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। जी हाँ, अगर कोई चीज ठोस है तो आप बिल्कुल उसे क्या कहेंगे, ठोस है, लेकिन उसे आप अतिशीतित द्रव कैसे कह सकते हैं, यही इसमें आप जानेंगे। तो कांच एक प्रकार का ठोस है, लेकिन इस प्रकार का ठोस है कि उसे अतिशीतित द्रव कहा जाता है, क्योंकि यह द्रवों की कुछ अभिलक्षणों को दर्शाता है। उदाहरण के लिए यह पेंदों पर थोड़ा मोटा हो जाता है। जब आप खिड़की को देखते हैं कांच का तो क्या होता है, वो ठंडी के मौसम में जो नीचे का जो एरिया होता है वो मोटा और ऊपर का एरिया पतला हो जाता है। यही इसका मेन कारण है। तो थोड़ा मोटा हो जाता है पेंदी का, और यह तभी संभव है जब यह द्रवों की तरह प्रभावित हुआ हो, भले ही बहुत मंद गति से प्रभावित हुआ हो। यानी होता है अतिशीतित द्रव होता है, लेकिन बहुत मंद गति से होता है, ये इसमें बताया गया है। तो ये सिंपल से सवाल है और घरेलू सवाल है, इसे आप याद कर सकते हैं। बिल्कुल कोई भी ज्यादा भारी सवाल नहीं है ये, और ये सवाल बहुत बार पूछा गया है और 2024 में आशा है कि ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल को फटाफट से देखते हैं। 13 नंबर सवाल संकुलन क्षमता से पूछा गया है। कहता है कि संकुलन क्षमता क्या है। ये दोस्तों संकुलन क्षमता क्या है ये आपको बताना है। तो सिंपल सी सवाल है, इसे हम चुटकियों में समझाते हैं। आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि क्रिस्टलैटिक में परमाणु आयन या अणु जैसे संगठन कण क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड फिर वही समझाना होगा आपको। ये अगर कोई ठोस है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण से इस प्रकार पैक है कि इसमें थोड़ा भी जगह नहीं है। तो ये क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। ये ऐसे CCP या HCP संरचना द्वारा कर सकते हैं। दोनों दशाओं में बहुत से मुक्त स्थान या रिक्तियां बची रहती है, अर्थात जगह भरा नहीं रहता। ऐसा CCP HCP संरचना द्वारा कर सकते हैं, और दोनों दशाओं में क्या होता है, बहुत से मुक्त रिक्त स्थान या रिक्तियां बची रहती है, अर्थात जगह भरा नहीं रहता। किसी भी पैकिंग में कणों द्वारा छेका गया संपूर्ण जगह स्पेस को प्रतिशत संकुलन क्षमता कहते हैं। जितना जगह भरा गया है किसी गोला में, जितना जगह इसमें भरा गया है उसको क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता कहते हैं। तो ये सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये था साथियों 13 के 13 सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आशा करते हैं कि आप लोग लास्ट तक बने थे
और पूरी की पूरी क्लास आप लोगों ने देखा है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट फिर से दोबारा से चालू करके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं, या आप लोग टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा पीडीएफ। तो आज की क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ जितने भी दोस्त हैं सभी के पास ये शेयर कर देंगे ताकि सभी का भला हो जाए 90% लाने के लिए। तो आज की क्लास में रखते हैं साथियों इतना ही। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और महा धमाका के साथ आपके स्क्रीन के सामने आएंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बाय बाय, टेक केयर।